आज हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं इंडियन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जब तक आप वेजिटेशन को क्लाइमेटिक कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लैरिटी ही नहीं रहेगी कि इंडिया में इस पर्टिकुलर रीजन में क्यों उस तरह का रेनफॉल, किस तरह का ह्यूमिडिटी, किस तरह का इंसोलेशन रिसेप्शन है, और फिर उसके बेसिस पे वहाँ पे वो फॉरेस्ट है। तो अगर आप उसे क्रैम नहीं करना चाहते, लॉजिकली करना होगा। इसमें हमने कॉपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कवर कर लिया ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स का, 100 मिनट्स का। आज हम करने चले जा रहे हैं थॉर्नवेट एंड ट्रेवर्दा। ये दो क्लासिफिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिगनिंग करते हैं। इसमें भी कुछ लेटर हैंड सिंबल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत यूनिक वे में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंसेप्ट से। अगर आपको ये कहा जाए कि 10 डिवाइडेड बाय 2 है तो एंड रिजल्ट क्या आएगा? 5। आप कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, आपने बता दिया कि 10 डिवाइडेड बाय 2 5 होता है। मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चलता है। यूपीएससी में यही चाहिए। फिर आपने बहुत ही फोकस के साथ देखा कि 10 है और 2 है। सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी की फोकस होना चाहिए। तीसरा, आपने अपनी अब तक की एक्यूमुलेटेड नॉलेज को यूज़ किया। आपने 10 का टेबल भी पता था, 2 का टेबल भी पता था, आपने बताया 5। सिंपल। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 5 है तो कितना रिजल्ट होगा? 2। तो आप उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब मैं आपसे कहूँ 10 डिवाइडेड बाय 10 है तो कितना रिजल्ट होगा? 1। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 20 है, हाँ 0.5। तो क्या समझ में आ रहा है हमें कि जैसे जैसे नीचे की संख्या बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे एंड रिजल्ट रिड्यूस होता चला जा रहा है। पहले 5 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ और अब 0.5 हो गया। हम आधे पे आ गए। बताइए क्या ही जिंदगी हुई। सीधे 5 से 0.5 तक का सफर हुआ। किस चीज में? हमने अपर न्यूमेरिकल को चेंज ही नहीं किया, सिर्फ नीचे का चेंज किया। ठीक है, चलो इसको और तरीके से भी बदला जा सकता है। हम अब नीचे वाले की कहानी को वही रखेंगे और ऊपर वाला हम चेंज करना शुरू कर देंगे। तो नहीं, नीचे वाला तो वही रख लेते हैं। पहले हमने क्या रखा था? 2, फिर हमने रखा था 5, 10। अब अगर हमें एंड रिजल्ट रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना होगा? 5 से रिड्यूस करना है। हम एंड रिजल्ट 5 से रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर क्या रख देंगे? 6। तो कितना रिजल्ट आएगा? एंड 3। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हम अगर इसका एंड रिजल्ट अब 1 लाना चाहते हैं तो हम कितना रख देंगे? 5। एंड रिजल्ट क्या आ गया? मतलब नीचे की संख्या को बदले बिना अगर आप ऊपर की संख्या को भी बढ़ाते चले जाएंगे तो भी एंड रिजल्ट रिड्यूस होता चला जाएगा। ऊपर की संख्या को वही रखते हुए अगर आप नीचे की संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे तो एंड रिजल्ट रिड्यूस होता चला जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उसमें अगर हम ऊपर की संख्या को धीरे 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 घटाते चले जाएं और नीचे की संख्या हमने वही रखी हुई है, मतलब जो ऊपर की संख्या है उसे डिक्रीज करते चले जाएं, नीचे की हमने वही की वही स्टैटिक रखी है, तो एंड रिजल्ट रिड्यूस होता चला जाता है। जैसे पहले 6 रखा फिर 5 रखा तो एंड रिजल्ट रिड्यूस हो गया। दूसरा कंसेप्ट हमें समझ आया कि ऊपर की संख्या अगर वही है और नीचे की संख्या इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, पहले 2 था फिर 5 था फिर 10 और फिर 20 हुआ, तो भी एंड रिजल्ट रिड्यूस होता चला जाता है। सारी थॉर्नवेट की कहानी इसी पे टिकी हुई है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्या कहते हैं? थॉर्नवेट समझते हैं। थॉर्नवेट भी कह देते हैं कुछ लोग और थॉर्नवेट भी, है ना? तो आप कुछ भी मन करे कह लेना। इतना याद रखना कि ये एक अमेरिकन जोग्राफर, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो भी सही लगता है इन्हें बोलिए। थ्योरी कब, कंसेप्ट कब आता है इनका? 1948। क्या कहते हैं थॉर्नवेट? ये क्यों कॉपन से अलग है, ये क्यों ट्रेवर्दा से अलग है? जहां पर कॉपन और ट्रेवर्दा ने किस कंसेप्ट को फॉलो किया है? सबसे पहला टेम्परेचर पे फोकस था उनका, तो उनके अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है टेम्परेचर का। फिर इसी से इम्पैक्ट हो रही थी रेनफॉल और फिर इसी से इम्पैक्ट हो रही थी वेजिटेशन। तो फोकस टेम्परेचर पे है, रेनफॉल पे है, वेजिटेशन पे है। और कॉपन ने तो अपनी क्लासिफिकेशन देने के लिए
4 तरह के टेम्परेचर उस समय में लेने का प्रयास किया था। एक मीन एनुअल टेम्परेचर, एक मीन मंथली टेम्परेचर, और मीन एनुअल टेम्परेचर के बाद उन्होंने समर मंथ का भी एक टेम्परेचर मीन लिया और एक कोल्ड मंथ का भी मीन लिया। इस तरह से उन्होंने सारा कंसेप्ट निकाला था। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि ट्रेवर्दा और कॉपन ने इस कंसेप्ट को फॉलो किया, तो थॉर्नवेट क्या कहते थे? थॉर्नवेट ने एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट किया। थॉर्नवेट ये कहते हैं कि जिस तरह से क्लाउड्स कैरियर हैं प्रेसिपिटेशन के, बादल ही तो प्रेसिपिटेशन के कैरियर है ना, वो आप तक वर्षा लेकर के आते हैं। इसी तरह से वेजिटेशन एक तरह की कैरियर है इवेपोरेशन की। जो वेजिटेशन है वो कैरियर है इवेपोरेशन की। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने साफ साफ ये कह दिया कि रेनफॉल के बेसिस पर ही आप फॉरेस्ट को डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो ये मानते हैं कि रेनफॉल का होना इस बात की अश्योरेंस नहीं है कि वहाँ पर प्रॉपर वेजिटेशन कैसी होगी। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी, और वो फैक्टर में अब टेम्परेचर एंड रेनफॉल का रिलेशन निकाल के आपने वेजिटेशन निकाला है। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये दोनों मिलकर के किसी चीज को अगर इम्पैक्ट करते हैं तो वो है उस एरिया की ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को फोकस किया इन्होंने, इनका कंसेप्ट अब चेंज हो गया। ये टेम्परेचर की गेम नहीं खेल रहे हैं, ह्यूमिडिटी की, क्योंकि इनका मानना है किसी पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन, वहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल का डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल ह्यूमिडिटी का एक्सप्रेशन है। तो ह्यूमिडिटी मोर सुटेबल पैरामीटर है। क्यों? इनका मानना ये था कि कितना भी प्रेसिपिटेशन हो उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि वेजिटेशन कैसी होगी, डिपेंड इस बात पे करता है कि उस प्रेसिपिटेशन का कितना अमाउंट वहाँ पे अवेलेबल हुआ। मतलब वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जितना प्रेसिपिटेशन हुआ उसके कंपैरेटिवली इवेपोरेशन कितना हो गया। और इवेपोरेशन 2 वे में होता है। अगर वो किसी भी वे में किसी लैंड या वाटर बॉडी से इवेपोरेशन हो रहा है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द वेजिटेशन, तो दैट इज इवेपोरेशन। और अगर उसमें किसी भी वे में वेजिटेशन के थ्रू हो रहा है, जैसे पत्तियों से स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो रहा है वाटर का, तो दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो थॉर्नवेट ये कहते हैं कि इन दोनों को मिलाएं अगर, तो एक कंसेप्ट बनता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। और ये इवेपो ट्रांसपीरेशन पे डिपेंड करेगा कि वहां पर किस तरह की वेजिटेशन है, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगी वहां की प्रॉपर ह्यूमिडिटी। कि प्रेसिपिटेशन हुआ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो वहां से इवेपोरेशन कितना हुआ, ट्रांसपीरेशन कितना हुआ, उसको माइनस करने के बाद ही बताओगे ना कि वहां पे अवेलेबिलिटी वाटर कितनी हुई। तो ट्रेवर्दा ऑलवेज एक बात पे फोकस करता रह गया कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन निकालनी है, सीधा पता लगाओ कि वहां पर वाटर नीड कितनी है, वाटर नीड, और वाटर नीड के कंपैरेटिवली वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। किसी एरिया की अगर वाटर नीड ज्यादा है उसके कंपैरेटिवली वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे कम है, तो वो वाटर डेफिशिएंट रीजन है, और वैसे ही फिर वहां की वेजिटेशन होगी। किसी एरिया की वाटर नीड कम है लेकिन वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वो वाटर सरप्लस एरिया है, और वैसे ही वहां की वेजिटेशन भी होगी। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए हैं। पहला तो ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी की बात हमने कर दी है, और दूसरा है वाटर नीड। तो ट्रॉपिकल रीजन की एक अपनी वाटर नीड है और वहां पर एक अपने तरह की वाटर अवेलेबिलिटी है, और वाटर अवेलेबिलिटी हमने वहां से निकाली है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तो हुई, उसको डिवाइड करो कि वहां से इवेपोरेशन कितना हो रहा है, इवेपोरेशन कितना हो रहा है। आई बात समझ में? तो हमने प्रेसिपिटेशन से जब इवेपोरेशन माइनस मतलब डिवाइड कर दिया, तो जो फिगर हमारे पास निकल करके आ रही है ये फाइनली क्या निकल करके आई, इवेपो ट्रांसपीरेशन। जब भी आप बोर्ड के क्लोज से लिखते हैं ना, स्पेलिंग ओझल हो जाते हैं आपकी आंखों से, इसलिए थोड़ा दूर होकर पढ़ के लिखिए ताकि कभी गलत ना हो। तो ये क्या निकल के आया आपके सामने, इवेपो ट्रांसपीरेशन। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल
पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ओके, आपने टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अ मंथ से डिवाइड कर दिया टोटल अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन इन अ मंथ, जो बचा वही तो है वाटर अवेलेबिलिटी। कितना बड़ा फैक्टर है ये। और फिर आपने निकाला क्या, इट इज अ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये जब आप पूरे मंथ का ये एवरी डे का निकाल रहे हैं और उसको फिर आपने ऐड किया तो वो मंथली हुआ, और पूरे 12 मंथ का जब आपने निकाल करके एडिशन किया निकाला, वो निकला आपके सामने पोटेंशियो इवेपोट्रांसपिरेशन इंडेक्स। तो आपने एक इंडेक्स बनाया। क्या बनाया? एक इंडेक्स। और इसको सिंपल लैंग्वेज में आप कहें तो इस इंडेक्स के बेसिस पे ही आपने डिमार्केट की क्या, ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस। रेनफॉल प्रोविंसेस नहीं, टेम्परेचर नहीं, दे आर ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस। ओके, इतनी कंसेप्ट समझ आया? अब पोटेंशियो इवेपोट्रांसपिरेशन इंडेक्स कैसे काम करता होगा, चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैं 1 बाय 1 तरीके से इसको बहुत खूबसूरती से फिर क्लियर करेंगे, समझते हैं। सपोज कीजिए किसी एरिया में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल हो रहा है, और उस पर्टिकुलर रीजन में जो इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन है वो 50 है। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर इवेपोरेट और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि बचा कितना, 2 बचा ना हमारे पास। तो ये 2 क्या है यहाँ का, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे थे 100 सेंटीमीटर, हमने इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को तो कंसिडर ही नहीं किया था। लेकिन अब तो सिनेरियो बदल गया। क्यों? सेम चीज करते हैं। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, ये हॉट रीजन था, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, लेकिन वेदर माइल्ड है, कूल है थोड़ा सा, तो इवेपोरेशन क्योंकि टेम्परेचर सन का रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ से इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन है 20, तो एंड रिजल्ट कितना आया, 5। तो इवेपोट्रांसपिरेशन इंडेक्स यहाँ पे तो 5 आ गया, यहाँ पे 2 था। रेनफॉल तो दोनों में ही सेम हुआ। फिर रेनफॉल एक ट्रू फैक्टर कैसे हुआ अकेला? ह्यूमिडिटी एक सही फैक्टर हुआ या रेनफॉल हुआ? तो ह्यूमिडिटी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है और उसके कॉन्टेक्स्ट में इवेपोरेशन कितना हो रहा है। अब यही कहानी अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो बिल्कुल ही यूनिक कंसेप्ट हो जाता है। मैंने प्रेसिपिटेशन का अमाउंट कम कर दिया, 80 कर दिया, और इस पर्टिकुलर रीजन में मान लीजिए इवेपोरेशन भी 40 हो रहा है, तो एंड रिजल्ट कितना आया, 2। तो 20 सेंटीमीटर रेनफॉल कम करने के बाद भी जो इवेपोट्रांसपिरेशन इंडेक्स आया वो सेम आया, 2, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी कम हो गई तो उस एरिया में। आई बात समझ में? ध्यान से समझ आई ये चीज। सेकंड, मैंने प्रेसिपिटेशन 80 ही रखा। देखिए मैंने प्रेसिपिटेशन 100 से भी कम कर दिया है, 80 कर दिया, और यहाँ पे इवेपोरेशन कितनी कर दी, 20। एंड रिजल्ट कितना आया, 4। मतलब ये 80 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला एरिया इस 100 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल वाले एरिया से ज्यादा पोटेंशियल इवेपोरेशन दे रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका ह्यूमिडिटी इंडेक्स ज्यादा है। तो फिर अब वो समझ आ गया है ना, जो अभी मैंने डिवीजन के कंसेप्ट कराए थे कि या तो नीचे का आप क्या करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, या ऊपर का घटाते चले जाएं, हमें रिजल्ट ही फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन का एक खेल होता है। इस प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन के इस खेल में ट्रांसपिरेशन वर्ड मत, इवेपोट्रांसपिरेशन वर्ड यूज करो। इस खेल से यह निर्धारित होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया की पानी की ज़रूरत कितनी थी, इसे कितना लीटर पानी चाहिए था। इसे 50 लीटर पानी चाहिए था, और इस पर्टिकुलर एरिया में वर्षा पड़ी है 80 लीटर, और उसके बाद यहाँ से 30 लीटर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन हो गया है, तो पानी बचा इस एरिया के पास 50 लीटर। तो 50 लीटर पानी जो बचा और 50 लीटर इसकी जरूरत थी, तो फिर यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा, परफेक्ट इंडेक्स। ओके, अब इस पर्टिकुलर एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो रिक्वायरमेंट है 50 लीटर। वर्षा यहाँ पर हुई है 80 लीटर्स, लेकिन इवेपोरेशन यहाँ से हो गई है 40 लीटर्स। तो बचा कितना इस एरिया के पास, 40 लीटर। तो अल्टीमेटली 10 लीटर डेफिशिएंट है ये एरिया। आप सिंपली 80 लीटर वर्षा के दम पर ये निर्धारित नहीं कर सकते यहाँ की वेजिटेशन क्या होगी। वो तो 40 लीटर अवेलेबल वाटर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के जरिए बड़े पैमाने पर अवेलेबल वाटर जो है
वो इवेड हो गया उस एरिया से, और वहां पर आज की डेट में जो फाइनल वाटर हमारे पास बचा था वो कुछ और ही बचा है, दैट इज 40 लीटर्स। आई बात समझ में? तो इस बेसिस पर ये इंडेक्स निकालने का इन्होंने काम किया। ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस को यूज़ करते हैं बड़े लेवल पर फार्मर्स। आप इसी के दम पर ये पता लगा पाते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। अगर वाटर सरप्लस एरिया है तो अंडरग्राउंड वाटर फॉर्मेशन होगा, अगर वाटर डेफिशिएंट एरिया है तो अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में? और इसी के बेसिस पर जितने भी इरिगेशनल इंजीनियर्स हैं वो अपनी मैपिंग करते हैं, अपना वर्क करते हैं। फार्मर भी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सुनते हैं। जैसे कॉपन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को 1999 में 1999 में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, वो यूज़ करता है ये डिमार्केट करने के लिए कि किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन एग्जिस्ट करते हैं, फिर उनसे जुड़े हुए कैसे एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाने चाहिए, कहाँ पे कैसा एग्रीकल्चर होना चाहिए, टेम्परेचर सिस्टम क्या है, ह्यूमिडिटी सिस्टम वहाँ पर क्या है, रेनफॉल का पैटर्न क्या है। तो कॉपन इसलिए फेमस हो गया क्योंकि FAO उसकी क्लासिफिकेशन को यूज़ करता है। आपको ये भी MCQ आ सकता है कि FAO कौन सी क्लासिफिकेशन को यूज़ करता है। लेकिन जो थॉर्नवेट था इसकी क्लासिफिकेशन बड़े लेवल पे कहीं यूज़ उस लेवल पे नहीं हो पाई। दूसरा इसका नेगेटिव ये रह गया कि ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मामले में तो बहुत अच्छे से वर्क करती है, लेकिन अदर एरियाज में ये उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी ये अपने आप में ही एक यूनिक क्लासिफिकेशन है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ने का काम करें। इतना कंसेप्ट आपको समझ आ गया? तो अब आपको मुझे ये बताना है कि थॉर्नवेट ने 5 ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस बनाई। क्या बनाई? 5 ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस। ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस जब बनाता है थॉर्नवेट तो वो किस तरह के वर्ड्स का, किस तरह के लेटर का यूज करता है? बिल्कुल कॉपन वाले लेटर का यूज करता है, लेकिन यहाँ पे वो लेटर टेम्परेचर के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, वो वेजिटेशन के लिए, मतलब मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म, ज़ेरोफाइटस के लिए यूज नहीं हो रहे हैं। वो यूज हो रहे हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी इंडेक्स के तौर पर, और इसमें पहला कैपिटल A लेटर आ जाता है, और इस A लेटर को हम बोलते हैं वेट और पर ह्यूमिड। वेट और पर ह्यूमिड। तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर इस ह्यूमिडिटी प्रोविंस A यानी कि वेट एंड पर ह्यूमिड रीजन में आपको ह्यूमिडिटी कितनी मिलती है? ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी से भी बेटर है अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख दूं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी मिलती है? तो आप यहाँ पर कहेंगे अबाव 75%। अबाव 75%। अब यहाँ से फिर कुछ आपको समझाना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने पहले भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ना जरूरी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअल में है क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटरप्ले है दो चीजों का, टेम्परेचर एंड रेनफॉल का। टेम्परेचर एंड रेनफॉल का। और ये होती क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंटू 100%। में निकालना है ना, तो 100। इसको लेमन लैंग्वेज में निकालना चाहें अगर हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें RH फाइंड आउट करना है, तो सपोज कीजिए कि एक एयर के पैकेट की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी सपोज कीजिए 5 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर है, और उस पैकेट में उस टाइम पर 3 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर है। उसकी कैपेसिटी 5 किलोग्राम को रिटेन करने की, लेकिन है 3 किलोग्राम, तो इनटू 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आएगी? 60%। वेरी गुड। RH इज इक्वल टू 60%। क्लियर? और हम ये जानते हैं कि वर्षा होने के लिए एयर सैचुरेटेड होनी चाहिए, और एयर सैचुरेटेड तब होती है जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के साथ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैच कर जाए, तो एयर सैचुरेटेड हो जाती है, और फिर ड्यू पॉइंट अचीव होने शुरू हो जाते हैं, कंडेंसेशन होने शुरू हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो इसको अचीव करने के दो तरीके हैं। अब पहला,
ये जो पर्टिकुलर विंड का पैकेट था, इसकी ह्यूमिडिटी को रिटेन करने की कैपेसिटी 5 किलोग्राम थी, क्योंकि इसके पास शायद उतना टेम्परेचर था। अगर हम इसका टेम्परेचर लो डाउन कर दें तो इसकी ह्यूमिडिटी अटेन करने की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3 किलोग्राम। और 3 किलोग्राम और 3 किलोग्राम हो गया अगर, तो फिर हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो चेंज नहीं की, हमने टेम्परेचर ही लो डाउन कर दिया था। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन, RH 100 हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड एस्पेक्ट, इसको 5 ही रहने दीजिए। और उस पर्टिकुलर रीजन में अगर हम ये कहें कि वो काफ़ी हाई रेनफॉल एरिया है, वहाँ पर वैसे ही एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर काफ़ी रहता है, तो उस एयर की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ा दीजिए आप। 5 किलोग्राम आपने बढ़ा दी, मतलब 3 की बजाय आपने 5 कर दी, तो फिर अल्टीमेटली ये फिर से क्या हो गया, 100। एक तो ये तरीका हो गया, 3 से बढ़ा के हमने इसको 5 कर दिया। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो एयर के पैकेट का एक वॉल्यूम है, एयर पैकेट का एक वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही वो उसमें ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। तो अगर हम एयर के पैकेट का वॉल्यूम ही रिड्यूस कर देंगे, उसका वॉल्यूम ही रिड्यूस कर देंगे, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, वो 3 पे आ जाएगी, और इसकी वजह से फिर से सैचुरेशन अचीव हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप हमेशा सैचुरेटेड एयर को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और RH 100 के क्लोज ले जाते हैं। अब जिस रीजन में पहले से ही 75% के अबव रहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पर दिस एरिया इज हाईली प्रोन टू द रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी होगा। तो समझाना ये चाहता हूँ मैं, अब यहाँ पर हमें क्या समझना जरूरी था, यहाँ पर हमें ये समझ आया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 2 तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स का गेम है, एक है टेम्परेचर और एक है रेनफॉल। अब यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। मैंने आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कह दिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट, वाटर नीड के कंपैरेटिवली अवेलेबिलिटी। तो चलो अब ये भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस बात पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब अगर आपको मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो पोटेंशियो इवेपो ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेक्निकल नेम ये, लेमैन नेम ये। तो इसका पहला फैक्टर कौन सा होगा, सबसे पहला टेम्परेचर। हमने देखा प्रेसिपिटेशन का लेवल हम रिड्यूस करते चले जा रहे थे, 100 से रिड्यूस करके हमने उसको 80 भी कर दिया, लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमारी गिरने की बजाय या तो उतनी रही या बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन से हमने इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर दिया, और इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इज अ क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एरिया। अगर आपको मैं सारे अदर फैक्टर एक्सक्लूड कर दूं तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। यस सर, सही है ना? या सिंपल इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों काउंटर पार्ट है, चल रहे हैं हाथ में हाथ मिला के। तो सारे फैक्टर एक्सक्लूड कर दिया हमने। तो सबसे पहले वाटर कितना अवेलेबल होगा ये निर्भर करता है इवेपोरेशन का लेवल क्या था। इवेपोरेशन कितनी है तो अल्टीमेटली डिपेंड टेम्परेचर पे ही हुई ना। तो टेम्परेचर एक फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में, आई बात समझ में। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टेम्परेचर बिल्कुल शून्य चल रहा है, वाटर के नाम पे या प्रेसिपिटेशन के नाम पे ही कुछ नहीं है, फिर अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी? तो डेफिशिएंट ही हो जाएगा रीजन। अब टेम्परेचर बहुत ही कम है गोबी डेजर्ट का, मंगोलिया रीजन का, हाई लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं वो, मिड लैटिट्यूड, लेकिन वर्षा ही नहीं करा रहे हो आप, तो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहाँ होगी? नहीं होगी। वहाँ पर क्या हो रही है? ड्राई विंटर्स और ड्राई समर्स बोथ। तो इसकी वजह से हमारा एक फैक्टर रेनफॉल भी तो है, रेनफॉल भी तो है, ये दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, अगर हम बात करते हैं 2 एरियाज की, सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ ये प्लेन एरिया, और इसके सामने मैं रख देता हूँ ये प्लेट्यू रीजन, और फिर मैं खड़ा कर देता हूँ ये माउंटेन। अब तीनों ही जगह पे बादल ने वर्षा की, बादल ने वर्षा तीनों जगह पे, एक वर्षा यहाँ, एक प्लेट्यू, एक माउंटेन। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि किस रिलीफ एरिया में वाटर ज़्यादा देर तक होल्ड होगा,
रुकेगा। कहाँ पे ग्रेडियंट कम है, कहाँ पे स्लोप कम है, सबसे कम स्लोप और ग्रेडियंट प्लेन में है, उससे ज्यादा स्लोप और ग्रेडियंट प्लेट्यू में है, उससे भी ज्यादा स्लोप एंड ग्रेडियंट तो माउंटेन में है। तो कहाँ पे सरफेस रन ऑफ फास्ट होगा, माउंटेन्स में। उससे स्लो सरफेस रन ऑफ प्लेट्यू में, उससे भी स्लो सरफेस रन ऑफ सॉइल में, प्लेन पे। तो जहां पर वाटर के रुकने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसका होल्डिंग टाइम ज्यादा है, नेचुरल सी बात है ना कि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी वेजिटेशन को, सॉइल को, अंडरग्राउंड एक्वेफर्स को ज्यादा होगी, तो वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रिलीफ फीचर्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। तो हमने क्या कहा, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स क्लियर हुआ। हमने देखा कि क्या था, कि माउंटेन था, स्लोप था, क्या था, प्लेच्यू था, प्लेच्यू का टॉप था या स्लोप था, क्या था, फ्लैट एरिया था, प्लेन था, प्लेन में रेस्ड एरिया था या लो लाइंग एरिया था, लो लाइंग एरिया में और ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो राइस बाउल छत्तीसगढ़ का लो लाइंग एरिया, सारे सराउंडिंग नॉर्थ वेस्ट साउथ के माउंटेन्स का पानी वाटर शेड हो रहा है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट। तो वाटर अवेलेबिलिटी नेचुरली बढ़ गई ना। तो वहाँ पे देखो राइस हो रहा है, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ स्टेट में माउंटेन स्लोप्स और माउंटेन एरिया में राइस नहीं हो रहा है। वेजिटेशन का नेचर बदल गया। पहाड़ों में पहाड़ी आलू हो रहा है, लेकिन मैदानों में पहाड़ी आलू नहीं हो रहा है। रिलीफ का नेचर बदल गया। अभी से मैंने जब पहाड़ी आलू की बात कही, तो पहाड़ी आलू ज़्यादातर निर्भर करता है मिट्टी पे, क्वालिटी ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल, नेचर ऑफ द सॉइल। अब नेचर ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल पोरस होगी, जैसे कि गंगा के मैदान की, क्यों, एलुवियल सॉइल है, पोरोसिटी है, तो वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर क्या रहेगा, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा। तो जो पेड़ रहेंगे उनको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी जड़ों को। लेकिन इसके बिल्कुल कंपैरेटिवली अगर हम एनालिसिस करें पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो डेक्कन लावा एरिया और बाकी एरिया हार्ड रॉक सरफेसेस हैं, और हार्ड रॉक सरफेस होने की वजह से पानी वर्षा का पड़ता है तो बह जाता है। इसी की वजह से दक्षिण भारत में रेजरवायर्स हैं, एक्वीफर्स नहीं है, जमीन के भीतर जलाशय नहीं है सरफेस पे, क्योंकि वाटर परकोलेट नहीं करता है। इसलिए अगर आप उसे बांध दे चारों तरफ से, तो बड़ा सुंदर नेचुरल रेजरवायर बन जाएगा, एक रेजरवायर आप बना लेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में आप रन ऑफ को कहीं ना कहीं स्लो कर दीजिए, ताकि वो सीपेज होकर के एक्वेफर में चला जाए। इसलिए हमें हिमालय पहाड़ों पे पेड़ चाहिए, जो वर्षा के द्वारा पड़ने वाले इस पानी को अपनी पत्ती, स्टेम, अपने ट्रंक और अपनी रूट्स के थ्रू स्लो डाउन कर दे, उसका होल्डिंग टाइम बढ़ा दे सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से वो सीपेज होकर एक्वेफर में चली जाए और फिर हम उसे अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे या ट्रीज उसे यूटिलाइज कर सकें। लेकिन इसका उल्टा है कहाँ पर, रेजरवायर सिस्टम, यानी कि पेनिनसुलर में सरफेस हार्ड है। डर नहीं है कि पानी खड़ा किया तो 2 दिन बाद फुर्र हो जाएगा, सीपेज हो जाएगा, नीचे ही खड़ा रहेगा जैसे सीमेंट लगाया हो किसी ने, बस उसको बांध दो। तो सॉइल का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सॉइल का नेचर, रिलीफ फीचर, टेम्परेचर, रेनफॉल, नेचर एंड अमाउंट ऑफ वेजिटेशन। अब तक जो सारे फैक्टर थे ये इवेपोरेशन से कनेक्टेड थे, लेकिन हमने ट्रांसपीरेशन को भी तो महत्व दिया है। उस पर्टिकुलर रीजन में वेजिटेशन किस नेचर की है और कितनी है। अगर तो वो डेसिडियस वेजिटेशन है तो पत्ते शेड कर देती है अपने 2 से 3 महीनों के लिए, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, और इसकी वजह से अब जो लीव्स हैं, द फूड प्रेपरेटरी हाउस ऑफ द प्लांट, जहाँ पे सारा खाना बन रहा है, किचन है, एक तरह की प्लांट की, ट्री की किचन, पत्तियां रहती हैं, इसलिए पत्तियों का साइज वेरी कर जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड हीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारा कुछ वहीं पे बन रहा है। तो अल्टीमेटली उसने पत्ते गिरा दिए और अपनी अवेलेबल वाटर में ही जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल सिस्टम को अपनाया, लाइफ साइकिल में एंटर नहीं हुआ। लेकिन जब वर्षा होने शुरू होगी वो अपनी लाइफ साइकिल में एंटर हो जाएगा, अदरवाइज वो चुपचाप अपनी सर्वाइवल डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है। आई बात समझ में। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल रीजन की, तो वहाँ पर सारा साल बरसात हो रही है, सारा साल इंसोलेशन हाई है, तो इसकी वजह से सारा साल ही ट्री का लाइफ साइकिल चल रहा है। बहुत ही कम समय के लिए पत्ते गिरते हैं और वो गिरने के बाद इमीडिएटली दोबारा आ भी जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर ट्रांसपीरेशन जो है वो बहुत ही फास्ट चल रहा है।
क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फास्ट है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी फास्ट है, जिसकी वजह से वो लश ग्रीन ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो फूड फैक्ट्री है, यानी कि एक तरह से जो हमारा लीव्स हैं, वो ऑलवेज वर्किंग स्टेट में हैं। इसकी वजह से ट्रांसपीरेशन भी तो फिर फास्ट है, इसलिए उस पर्टिकुलर रीजन में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, मॉइस्चर ट्रांसपीरेशन के माध्यम से ज़्यादा अवेलेबल है। तो नेचर एंड नंबर ऑफ द ट्रीज, अमाउंट ऑफ द वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है कि वाटर अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी। आई बात समझ। किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे पंजाब की बात करें, यहाँ पर बड़े लेवल पर वाटर अवेलेबिलिटी रहती थी, जैसे बठिंडा का या मालवा साउदर्न पंजाब का रीजन है, लेकिन आपने यूकेलिप्टस के ट्रीज वहाँ पर ला करके लगाए, और यूकेलिप्टस की टेंडेंसी है कि उसकी रूट्स बड़े पैमाने पर सराउंडिंग रीजन का वाटर खींच लेती हैं और फिर इवेपोरेट कर देती हैं। इसकी वजह से वहाँ का सब सॉइल वाटर लेवल और वहाँ का सरफेस मॉइस्चर डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप कुछ कुछ जगह पे ऐसे पेड़ इंड्यूस करते हैं जहाँ से आपने सरफेस से वाटर या मॉइस्चर को रिड्यूस कराना होता है, या सब सरफेस वाटर लेवल को मैनेज करना होता है। क्यों? उन पेड़ों की कैपेसिटी ज़्यादा है पानी खींचने की, और खींचने के बाद ट्रांसपीरेशन की। इसकी वजह से आप, और कुछ अगर हम बात करें तो लिटरली जैसे पंजाब हरियाणा का साउथ वेस्टर्न रीजन, राजस्थान का वो एरिया जहाँ पर ठीक ठाक सी रेनफॉल होती है, यहाँ पे आपको मिलते हैं किक्कर अकेशिया। और अकेशिया की पेड़ की खासियत क्या है कि ये बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। तो ये ड्राई एरिया में हो रहा है, जितना पानी मिला उतने में ही जिंदा रह गया। तो जो वेजिटेशन है ये एक बहुत बड़ा कैरियर है इवेपोरेशन का। तो इसकी नेचर पे और इसकी अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि वाटर अवेलेबिलिटी कितनी होगी। ये सारे फैक्टर कंसिडर करके आप ये पता लगा पाए कि जितनी वर्षा मिली थी उसका असल बचा कितना। तो इसलिए दे आर द फैक्टर्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड यू कैन से दे आर द फैक्टर्स ऑफ द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इसके दम पे हम तय कर पा रहे हैं, और फिर जाकर के हमारा इंडेक्स बना है, वरना वो इंडेक्स बनना नहीं था। ओके, अब जब आपका इंडेक्स बनने का तरीका आपको पता लग ही गया है, तो शरीफ बच्चा तो इसको फिर कंप्लीट ही कर लेगा। कंप्लीट करा देते हैं। ये मेरा बादल अच्छा लगा आपको? हालांकि ऐसे उड़न तस्त्रियों जैसे बादल होते नहीं, और ये पर्वत तो कहीं भी नहीं होगा।